एक गलती से बोला गया शब्द, एक छोटी सी मिस्टेक और कुछ ही घंटों में दुनिया की सबसे पावरफुल दीवार टूट के ढह जाती है। ना कोई लड़ाई होती है, ना कोई घुसपैठ होती है, बस एक छोटी सी गलतफहमी। ये कहानी है बर्लिन वॉल के ढहने की, कि किस तरीके से एक गलती से बोली गई लाइन जो कि मिस्टेकनली बोली गई थी, उसकी वजह से बर्लिन वॉल ढह गई, गिर गई। ये अनबिलीवेबल कहानी है बर्लिन वॉल के ढहने की। तो स्वागत है आपका मेरे नए चैनल प्रोफेसर करण एक्सप्लेन में, जिसमें मैं इतिहास की घटनाओं से पर्दा उठाता हूं अपने स्टाइल में, काफी इजी और सिंपल वे में। तो चलिए आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे मजबूत माने जाने वाली दीवार बर्लिन वॉल किस तरीके से ढाई गई थी, मतलब गिराई गई थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं काफी इजी और सिंपल वे में, कि बर्लिन वॉल क्यों बनाई गई थी। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब बर्लिन में दो सेनाएं आगे खड़ी हो गई थी। एक तरफ थी रशिया की आर्मी जो कि पूर्वी दिशा में थी, और एक तरफ थी अलाइड फोर्सेस, मतलब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं। इन दोनों फोर्सेस ने जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया। पूर्वी हिस्सा, जिसे ईस्ट जर्मनी बाद में बोला गया, वो गया रशिया के पास में, और पश्चिमी जर्मनी, जिसको वेस्ट जर्मनी बोला गया, वो गया अलाइड फोर्सेस, मतलब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के हाथ में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी को जीतने के बाद इन चारों देशों ने जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया, जिसमें से जर्मनी का पूर्वी हिस्सा रशिया के हिस्से में गया और वहीं जर्मनी का पश्चिमी हिस्सा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के हिस्से में गया। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी का पश्चिमी हिस्सा था जो कि इन तीनों देशों के पास आया था, उसको भी इन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया। जैसे कि पश्चिमी जर्मनी का जो उत्तरी हिस्सा था वो ब्रिटेन के पास गया, दक्षिणी हिस्सा था, साउथ वाला जो पार्ट था, वो अमेरिका ने कंट्रोल में लिया, और वहीं जो उसका पूर्वी हिस्सा था वो फ्रांस के पास गया। तो यहाँ पर पश्चिमी जर्मनी को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने उसको अपने अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बर्लिन था, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बर्लिन था वो चला गया था रशिया के हिस्से में। पूरा का पूरी बर्लिन सिटी जो थी वो रशिया वाले हिस्से में थी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो बर्लिन था, बर्लिन के थ्रू ही पूरे जर्मनी को कंट्रोल किया जाता था, क्योंकि सारी सरकारी इमारतें, सारा सरकारी सिस्टम जो था वो पूरा बर्लिन के अंदर हिस्से में था। तो यहाँ पर इन चारों देशों ने ये तय किया कि जिस तरीके से हमने जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, उसी तरीके से हमको बर्लिन को भी दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर केवल बर्लिन सिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, और बाकी का जो बर्लिन के आसपास का पूरा हिस्सा था वो तो रशिया के कंट्रोल में था। केवल बर्लिन सिटी जो थी उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें जो पश्चिमी बर्लिन था वो वापस अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के हिस्से में गया, और जो बर्लिन का पूर्वी हिस्सा था वो रशिया के हिस्से में गया। मतलब उसको भी ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से जो ईस्ट बर्लिन था वो रशिया का हो गया, और वेस्ट बर्लिन था वो चला गया अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के कंट्रोल में। अब यहाँ पर हम इस बात पे आते हैं कि जो बर्लिन वॉल थी वो क्यों बनाई गई। देखिए, बर्लिन वॉल जो थी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, तो वहां पर तो उनके बीच में एक बॉर्डर थी, और उसको प्रॉपर वे में जिस तरीके से बॉर्डर होती है उसी तरीके से वहां पर आर्मी भी थी, और आर्मी का कंट्रोल था। कोई भी इंसान ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट में नहीं जा सकता था। तो हुआ ये कि जैसे जैसे समय बीतता गया, जो वेस्ट बर्लिन था, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के हिस्से में था, वहाँ पर डेमोक्रेसी आई और वहाँ पर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने उस हिस्से को डेवलप करना स्टार्ट करा। और ईस्ट जर्मनी था, जो कि रशिया के हिस्से में था, वहाँ पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि रशिया को एक बात पता थी, ईस्ट जर्मनी वाला पार्ट था जो कि रशिया के कंट्रोल में था, वहाँ पर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था क्योंकि रशिया की सरकार ने ये तय किया था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो ईस्ट जर्मनी से करेंगे। मतलब जो ईस्ट जर्मनी के अंदर जो भी असेट्स हैं उसका यूज़ करके वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो रशिया का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे, और वो एक रुपया भी जो है वो ईस्ट जर्मनी के डेवलपमेंट में नहीं लगाएंगे। तो इससे हुआ ये कि जो ईस्ट जर्मनी था वो दिनों दिन उसकी स्थिति काफ़ी बदतर हो गई। वहाँ पर ना
पढ़ने के सही स्कूल थे, ना वहाँ कोई रोजगार था, वहाँ कोई इंडस्ट्री भी डेवलप नहीं हो रही थी। मतलब वहाँ पर बेरोजगारी थी, भूखमरी थी, वहाँ पर रोजगार थे ही नहीं। वहीं अगर हम बात करें वेस्ट जर्मनी की, जो कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के कंट्रोल में था, वहाँ पर डेमोक्रेसी भी थी और वहाँ पर कंटिन्यूसली इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा था, वहाँ जॉब्स भी थी और वहाँ नए नए जॉब के अवसर भी पैदा हो रहे थे, वहाँ पर नए नए कॉलेजेस भी खुल रहे थे। मतलब वहाँ पर खुशहाली आ रही थी। वहीं जो ईस्ट जर्मनी था, जो कि रशिया के कंट्रोल में था, वहाँ पर कम्युनिस्ट शासन था जो कि रशिया द्वारा लगाया गया था, तो वहाँ पर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जो वेस्ट जर्मनी में जो लोग रह रहे थे वो बहुत अच्छे थे, सिस्टमेटिक वे में रह रहे थे, खुशहाल थे। वहीं जो ईस्ट जर्मनी में जो लोग रह रहे थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी। अब यहाँ पर हुआ ये कि जो ईस्ट जर्मनी वाला पर्सन अगर वेस्ट जर्मनी जाना चाहता था तो वो नहीं जा सकता था, क्योंकि बीच में बॉर्डर थी। बट वहीं अगर हम देखें तो अगर कोई ईस्ट बर्लिन वाला पर्सन या इंसान जो है, अगर वो वेस्ट बर्लिन में जाना चाहता है तो वो जा सकता था, क्योंकि वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन को किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं किया गया था। और हुआ भी है, जैसे जैसे ईस्ट जर्मनी में भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ना स्टार्ट हो गई, वैसे वैसे लोगों ने बर्लिन वाला रास्ता अपनाया। मतलब वहाँ से लोग ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन की तरफ जाने लग गए। तो और ये इतना तेजी से हुआ, कुछ ही समय में 30 लाख लोग जो थे वो ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन में चले गए थे। अगर वो वेस्ट बर्लिन में चले जाते, इसका मतलब है कि वो वेस्ट जर्मनी के नागरिक हो गए। और ये कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे और इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो थे यंगस्टर्स थे, क्योंकि उनको ईस्ट जर्मनी में बिल्कुल भी नौकरियां नहीं मिल रही थी। उनको यही रास्ता सही लगा कि उनको ईस्ट बर्लिन वाला रूट अपनाना चाहिए, मतलब ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन में जाना चाहिए। जैसे ही ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट को ये बात पता चली कि ईस्ट जर्मनी के लोग बर्लिन के थ्रू वेस्ट जर्मनी की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने एक प्लानिंग करी। उन्होंने ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के बीच में एक बॉर्डर बना दी और साथ ही साथ उसको बार्ब वायर, जिसे कटीले वायर कहते हैं हम लोहे के, उससे उसको अलग कर दिया। जैसे ही लोगों को ये बात पता चली, वैसे ही भगदड़ मच गई और काफ़ी लोग जो थे वो उस बार्ब वायर को कूद कूद के क्रॉस करके ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन की तरफ जाने लगे। अब यहाँ पर पारा और ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लोग रुक ही नहीं रहे थे ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पर जो रशियन गवर्नमेंट थी, जो कि ईस्ट बर्लिन को कंट्रोल कर रही थी, उसने दूसरा रास्ता अपनाया और उसके ऊपर गए। उसमें उन्होंने ये किया कि 13 अगस्त 1961 को उन्होंने एक दीवार खड़ी करना स्टार्ट कर दी और ये दीवार ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से अलग करती थी। बेसिकली ये दीवार ऐसी थी कि इस दीवार के थ्रू उन्होंने जो वेस्ट बर्लिन वाला पार्ट था उसको चारों तरफ से घेर लिया, जिससे कि कोई भी ईस्ट जर्मनी का नागरिक वेस्ट बर्लिन के अंदर इंटर ना कर सके, क्योंकि अगर वो वेस्ट बर्लिन के अंदर चला जाता था तो वो वेस्ट जर्मनी का नागरिक हो जाता था। और ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट यही चाहती थी कि कोई भी इंसान वेस्ट जर्मनी में नहीं जाए। तो इसीलिए उन्होंने ये दीवार खड़ी करी, जो कि चारों तरफ से उसने जो वेस्ट बर्लिन था उसको घेर लिया। इसकी साइज देखें तो कम से कम ये, अगर इसकी गोलाई देखें तो ये 155 किलोमीटर लंबी थी। मतलब जो पूरी इसकी लेंथ थी वो 155 किलोमीटर थी। और बाकी इसमें क्या क्या था वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे इसमें कितने वॉच टावर्स थे, इसमें कितने बंकर्स थे, कितने कुत्ते थे जो कि इस ड्यूटी पे लगे हुए थे, गार्ड्स, और साथ ही साथ इस बर्लिन वॉल में जितने भी लोग कूद के जाने की कोशिश कर रहे थे, जिनको ईस्ट जर्मनी के सैनिकों के द्वारा मार दिया गया, वो डेथ के नंबर भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे ये भी दिखाई दे रहा होगा कि इस दीवार का स्ट्रक्चर कैसा था। ये सीधी सिंपल दीवार नहीं थी, ये प्रॉपर वे में जिस तरीके से बॉर्डर में दो कंट्रियों को आपस में डिवाइड किया जाता है, उसी तरीके से इस दीवार को भी बनाया गया था, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से था, वो आपको क्लियरली यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये बेसिकली जो दीवार थी ये वेस्ट बर्लिन के चारों ओर बनाई गई थी ईस्ट बर्लिन या ईस्ट जर्मनी की सरकार के द्वारा, जिससे कि वहाँ का कोई भी नागरिक जो है, जो कि ईस्ट जर्मनी का नागरिक है, वो वेस्ट जर्मनी में ना जा सके, जो कि लोग जा रहे थे इस बर्लिन के रास्ते के थ्रू। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर अब दीवार तो खड़ी हो गई, तो अब ईस्ट जर्मनी के क्या हाल थे? ईस्ट जर्मनी के हाल और बेहाल हो गए। जी हाँ, उस समय ना जनता को ना प्रॉपर वे में फ्रीडम दी जा रही थी, लोगों के ऊपर नजर रखना स्टार्ट कर दिया था, और जो भी कम्युनिज्म के जितने भी रूल रेगुलेशंस थे वो ईस्ट जर्मनी पे लागू कर दिए गए थे।
वहां पर एक तरीके से जीवन वर्स्ट हो गया था, लोग बेरोजगार हो गए थे और भूखमरी तक की नौबत आ गई थी। और उसके खिलाफ अगर कोई बंदा आवाज भी उठाता था तो उसको कुचल दिया जाता था, रातों रात उसको गायब कर दिया जाता था, ना कोई सुनवाई थी। मतलब इस जर्मनी में कंडीशन काफी वर्स्ट हो चुकी थी बर्लिन वॉल के बाद। अब दौर आता है 1989 का, मतलब 1989 का। इस समय इस जर्मनी में हालत और बदतर हो चुकी थी। अब कंडीशन ये आ गई थी कि लोग अपनी आजादी की मांग करने लगे थे, मतलब वहां पर फ्रीडम की फाइट स्टार्ट हो गई थी। और वहां की जो गवर्नमेंट थी, जो कि रशिया के द्वारा सपोर्ट की जाती थी, उन्होंने इस फ्रीडम को कुचलने के लिए अपनी दमनकारी प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। लोगों को जो भी जुलूस निकलते थे उनको लोगों को गोलियों से उड़ा दिया जाता था। मतलब कंडीशन काफी वर्स्ट हो गई थी। इस समय स्थिति ये आ गई थी कि इस जर्मनी को लोग छोड़ छोड़ कर दूसरे देशों की तरफ भाग रहे थे। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होना चाहिए कि उस समय कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन ईस्ट जर्मनी का वेस्ट जर्मनी में जाने के लिए अलाउड नहीं था जब वॉल बना दी गई थी। अगर कोई भी ईस्ट जर्मनी का पर्सन या कोई भी नागरिक अगर वेस्ट जर्मनी जाना चाहता है तो उसको स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो वेस्ट जर्मनी जा सकता है। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए कुछ स्पेशल परमिशन अवेलेबल थी, जैसे कोई पेंशनर हो या अगर कोई पर्सन हो जिसकी फैमिली का कोई पर्सन वेस्ट जर्मनी में रहता है तो उसको अर्जेंटली अगर किसी की डेथ हो गई है या कोई ऐसा रीज़न है जिसमें उसका जाना बहुत ज़रूरी है, तो उस केसेस में ये परमिशन दी जाती थी कि इस जर्मनी का कोई भी नागरिक वेस्ट जर्मनी जा सकता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर कोई ईस्ट जर्मनी का नागरिक अगर कोई वेस्टर्न कंट्री जाना चाहता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, तो इसके लिए भी उसकी प्रॉपर चेकिंग होती थी और बहुत ही मुश्किल से उसको ये अप्रूवल दिया जाता था कि वो इन कंट्रीज में ट्रेवल करे, क्योंकि चांसेस यही होते थे कि एक बार अगर कोई ईस्ट जर्मनी का नागरिक अगर इन कंट्रीज में जाएगा तो वो वापस नहीं आता था। इसके अलावा अगर कोई ईस्ट जर्मनी का नागरिक ऐसी कंट्रीज में जाना चाहता है जहां पर रशिया का कंट्रोल है, जैसे कि पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और हंगरी, तो वहां पर वो ईजिली ट्रेवल कर सकता था। बट कई बार ऐसा भी देखा जाता था कि अगर किसी पर्सन के ऊपर शक होता था तो उसको मॉनिटर भी किया जाता था। इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि जो ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी कि वो किसी भी अपने नागरिक को वेस्ट जर्मनी नहीं जाने देती थी। उन्होंने अपने नागरिकों के वेस्ट जर्मनी पे जाने पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया था कि कोई भी ईस्ट जर्मनी का नागरिक वेस्ट जर्मनी नहीं जा सकता है। सीधे साधे शब्दों में मैं यही बोलना चाहता हूँ आपसे। फिर भी अगर कोई नागरिक बर्लिन वॉल को क्रॉस करता था और क्रॉस करने की कोशिश करता था कि वो ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन की तरफ जा सके, तो अगर इतने आदेश गवर्नमेंट ने दिए हुए थे कि अगर आप उसको पकड़ लेते हैं तो उसको इम्प्रिजमेंट मतलब जेल में डाल दिया जाता था, या तो फिर शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया जाता था कि अगर कोई पर्सन वार्निंग के बावजूद भी अगर वो नहीं रुकता है तो उसको गोली मार दी जाए, बट उसको वेस्ट जर्मनी में एंटर नहीं करने दिया जाता था। क्योंकि इसका रीज़न ये था कि अगर कोई भी ईस्ट जर्मनी का नागरिक अगर वेस्ट जर्मनी चला जाता था तो वो कभी भी अपनी कंट्री में वापस नहीं लौटता था, वो कभी भी ईस्ट जर्मनी नहीं जाता था। इस वजह से ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट ने उनके नागरिकों का वेस्ट जर्मनी में जाना, ट्रेवल करना एक तरीके से बैन कर दिया था, सीधे साधे शब्दों में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट जर्मनी में 1989 आते आते कंडीशन काफी वर्स्ट हो चुकी थी। उसी बीच एक ऐसा दिन आता है और वो दिन होता है 9 नवंबर 1989, मतलब 9 नवंबर 1989। यहां पर गवर्नमेंट की एक रूटीनली प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हो रहा था इस जर्मनी की ट्रेवल पॉलिसीज के बारे में। तो यहां पर गवर्नमेंट अथॉरिटी का एक ऑफिशियल गुंटर सबावस्की, ठीक है, ये अधिकारी पत्रकारों के जवाब दे रहे थे। एक बात बोलता है और ये बात होती है, सेंटेंस होता है उनके द्वारा बोला जाता है, जो बात रखी गई है वो बोली जाती है, प्राइवेट ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री वाज अलाउड। मतलब कोई भी इस जर्मनी का नागरिक आउटसाइड द कंट्री अगर किसी दूसरे देश में जाना चाहता है तो वो अलाउड है, जो कि नॉट अलाउड था। बट क्वेश्चन, उन्होंने अपनी लाइंस यहां तक तो सही बोली। अब यहां पर पत्रकार अगला क्वेश्चन पूछता है कि सर ये पॉलिसी कब से लागू है, कि अगर अलाउड है तो कब से लागू है। यहां पर उनसे गलती हो जाती है। उनको कायदे से ये बोलना था, जो सही सेंटेंस था मैं आपको बता देता हूं, ये था कि हम आप अभी ये जो बात है ये अभी डिस्कशन हो रही है, बोर्ड के पास है। बट उनसे गलती से निकल जाता है, और गलती से भी नहीं, यहां पर वो एक पॉज लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, कागज पे पढ़ते हैं और उसके बाद बोलते हैं इमीडिएटली, मतलब अभी से। ये सेंटेंस जो कि इमीडिएटली वर्ड था, ये
गलती से निकला था। अब यहां पर उनके साथ एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती, मतलब एक मिस्टेक तो उनसे हो गई कि इमीडिएट ये जो सेंटेंस उन्होंने बोला कि ये जो मैंने बात बोली है ये इमीडिएटली इफेक्ट होती है, मतलब ईस्ट जर्मनी का नागरिक अगर किसी दूसरे देश में जाना चाहता है तो वो अभी इसी वक्त से वो आजाद है, वो कहीं भी जा सकता है, जो कि पहले बैन था। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। जी हाँ, मतलब लोगों ने जैसे ही ये सुना उन्होंने दीवार की तरफ दौड़ लगा दी और दीवार के दोनों तरफ लोग इकट्ठे हो गए। ईस्ट जर्मनी वाले ईस्ट जर्मनी दीवार की तरफ खड़े हो गए और वेस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी की तरफ खड़े हो गए। कुछ ही घंटों में, मतलब पहले तो 100-200 लोग ही खड़े थे, बट कुछ ही घंटों में हजारों और रात तक ये कंडीशन हो गई कि लाखों लोग जो थे वो दीवार के दोनों ओर खड़े हो चुके थे। रीजन ये था क्योंकि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में एक दूसरे के रिश्तेदार रहते थे। कंडीशन ये थी कि कई ऐसे रिश्तेदार भी थे कि हस्बैंड यहां था तो वाइफ वहां थी, बेटी यहां थी तो बाप वहां था। इस तरीके से रिलेटिव्स भी जो थे और सालों से उन्होंने एक दूसरे की शक्लें नहीं देखी थी, ये कंडीशन हो गई थी। और अब जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ उनको लगा कि अब हमारे अपनों से मिलने का समय आ चुका है और वो लोग दीवार के चारों ओर खड़े हो गए। बट जब उन्होंने देखा कि अभी यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, दीवार खुली ही नहीं है, ना ही दीवार के गेट खुले हैं, तो वो वेट करने लगे और ये वेट धीरे धीरे हिंसक होने के कगार पे आ गया। जो लोगों का जो सब्र था वो अब जवाब दे चुका था। रात की 11:30 बज चुकी है, 9 नवंबर का ही दिन चल रहा है और दीवार के दोनों ओर लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं। सब्र जवाब दे चुका है, क्राउड इकट्ठा हो गया है, नारेबाजी हो रही है, कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, लड़ाई दंगे भी छिड़ सकते हैं। इसी बीच एक घटना घटती है। बॉर्डर के जितने भी गार्ड्स हैं, क्योंकि बॉर्डर जो थी वो काफी लंबी थी जो कि पूरे बर्लिन को कवर करती थी, तो यहाँ पर कुछ कुछ दूरी पे इनके गेट्स थे और उन्हीं गेट्स पे लोगों की भीड़ इकट्ठी थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि गेट्स कभी भी खुलेंगे, क्योंकि कह दिया गया है कि अब इमीडिएटली कोई भी किसी भी कंट्री में जा सकता है। मतलब कहने का मतलब तो यही था कि ईस्ट वाला वेस्ट में जा सकता है, वेस्ट वाला ईस्ट में आ सकता है। जो पहले जैसी कंडीशन थी वही कंडीशन लोग समझ रहे थे। भीड़ लग चुकी थी, गेट खुल नहीं रहे थे और गार्ड्स के पास भी किसी तरह के इंस्ट्रक्शन ही नहीं थे जो उनके बड़े अधिकारी थे, क्योंकि बड़ी अधिकारी भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करना है। इसी बीच ब्रेन होल्मर स्ट्रेप बॉर्डर, जी हाँ, ब्रेन होल्मर स्ट्रेप बॉर्डर, जहां पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, वहां पर जो गार्ड थे, जो अधिकारी थे, जो प्रमुख थे, वो थे हेराल्ड जेगर, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पे तैनात थे। और ये जो गेट था और ये जो पूरा एरिया था, ये जो बॉर्डर एरिया था, ये इनके अंडर में ही आता था। इनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ये बात समझ गए थे कि यहाँ पर अगर हमने अपना पावर दिखाने की कोशिश करी तो लाखों लोगों की जानें भी जाएगी और हमारी तो जान जाएगी। मतलब यहाँ भगदड़ मच जाएगी, यहाँ दंगे भी मच सकते हैं। उन्होंने बार बार अपने सीनियरों को फोन लगाया कि सर क्या करूं, आप बताइए, यहाँ पर स्थिति बेकाबू हो चुकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अधिकारी कुछ नहीं बोलने को तैयार थे। हेराल्ड जेगर ने उस समय एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं करी और गेट खोल दिए। ये एक ऐतिहासिक कदम था। जैसे ही गेट खोले लोगों ने ईस्ट से वेस्ट की ओर दौड़ लगाना स्टार्ट कर दी और ये खबर पूरी दीवार में फैल गई। जैसे ही ये खबर पूरी दीवार में फैली और दूसरे गेट के जितने भी गार्ड थे उनको भी पता चला कि एक जगह पे गेट खुल चुका है, उन्होंने भी अपने गेट खोल दिए। जैसे ही गेट खुले लोगों ने दीवालों को फांदना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग फावड़े लेके आए और उन्होंने दीवार को तोड़ना भी स्टार्ट कर दिया कि आज इस दीवार को रातों रात गिरा के ही मानेंगे। और हम मानेंगे नहीं, रातों रात दीवार ढहा भी दी गई, दीवार पे छेद कर दिए। जैसे भी इंसान इस दीवार को क्रॉस कर सकता था, ईस्ट वाला वेस्ट में और वेस्ट वाला ईस्ट में जाने के लिए काफी तेजी से जाना चाहता था, क्योंकि उन लोगों को अपनों से मिलना था, अपने बिछड़ों से मिलना था। और ये चीज आप समझ सकते हैं कि ये क्या होती है। बर्लिन की ऐतिहासिक दीवार ढह चुकी थी, एक मिस्टेक की वजह से, एक मिस्टेकनली बोली गई लाइन की वजह से और एक अधिकारी की बहादुरी की वजह से जिसने ये कदम उठाया। अगर वो ये कदम नहीं उठाते और कोई दूसरा होता और कह देता कि एक्शन कर दो, तो आप समझ सकते हैं उस रात ऐतिहासिक खून खराबा हो जाता और उस रात को खून की नदियां भी बह सकती थी। बट हेराल्ड जेगर ने एक समझदारी वाला निर्णय लिया और इसके लिए इतिहास उनको आज भी याद करता है। यहां पर एक और घटना जो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि सेम ऐसी कंडीशन जो कि ईस्ट जर्मनी की थी, यही कंडीशन हंगरी की भी थी। हंगरी में भी रशिया ने अपना राज करा हुआ था और वहां पर भी कम्युनिज्म लागू कर दिया गया था।
1956 में भी रशिया में भी फ्रीडम की फाइट स्टार्ट हुई थी, बट रशिया ने उस समय हंगरी में खतरनाक एक्शन लिया। वहां पर अपनी फोर्स अप्लाई करी, अपनी आर्मी भेजी, यहां तक कि वहां पर शहरों के अंदर टैंक्स तक दौड़े और हंगरी के हजारों लोगों की वहां पर जाने गई और वहां पर हंगरी की जो फ्रीडम की मांग थी उसको रशिया के द्वारा कुचल दिया गया। सेम यही कंडीशन हो सकता है कि 1 नवंबर 1979 को जर्मनी ईस्ट जर्मनी में भी हो सकती थी, बट यहां पर एक अंतर था क्योंकि उस समय रशिया में शासन बदल चुका था। उस समय रशिया की जो कमान थी वो थी मिखाइल गोर्बाचोव के हाथ में। जी हाँ, मिखाइल गोर्बाचोव ऐतिहासिक नेता हैं और इनके ऊपर अगर आप चाहते हैं तो मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि भारत के साथ भी इनके काफी अच्छे संबंध रहे हैं। मिखाइल गोर्बाचोव जैसे ही 1980 के दशक में रशिया की उन्होंने कमान संभाली थी, उसी समय उन्होंने ये डिसीजन ले लिया था कि अब रशिया किसी भी तरीके का खून खराबा नहीं करेगा, ना ही अपनी सेनाएं किसी दूसरे देशों में भेजेगा। अब उनको अपने रशिया को देखना है क्योंकि कोल्ड वॉर का दौर था, तो कोशिश मिखाइल गोर्बाचोव की यह थी कि हमको रशिया को ध्यान रखना है, रशिया की सुरक्षा को मजबूत करना है, तो रशिया का किसी दूसरे देश से कोई भी लेना देना नहीं है। इसी वजह से जब 9 नवंबर 1979 को बर्लिन की दीवार ढाई गई, उस समय किसी भी तरीके का एक्शन रशिया द्वारा नहीं लिया गया। यही रीजन था कि बार बार फोन करने के बाद भी रशिया से जो भी सुपरवाइजर फोन उठा रहे थे बॉर्डर्स के गार्ड्स के, वो किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शन उनको नहीं दे पा रहे थे। रीजन क्योंकि मिखाइल गोर्बाचोव उनके ऊपर खड़े थे और उनको पता था कि अगर हमने यहाँ पर डिसीजन दिया कि एक्शन लो, फोर्स भेजो, गोलियां चलाओ, तो मिखाइल गोर्बाचोव उनको नहीं छोड़ने वाले थे। इसीलिए वो भी बिल्कुल चुपचाप बैठे थे और डिसीजन बॉर्डर गार्ड्स के ऊपर छोड़ दिया था और बॉर्डर गार्ड्स ने उस समय सही डिसीजन लिया कि उन्होंने बॉर्डर्स को खोल दिया। 9 नवंबर 1990 को यह घटना तो घट गई कि बर्लिन की दीवार तो गिर गई, बट उसी बीच एक और बहुत बड़ी घटना घटी जो उसी के साथ स्टार्ट हुई। वो था ईस्ट जर्मनी या बर्लिन, जो ईस्ट जर्मनी का जो बर्लिन था उसके पुलिस विभाग, वो रातों रात काफी एक्टिव हो गया। जैसे ही उनको पता चला कि ये जो सेंटेंस है ये बोला जा चुका है, और उसी समय मतलब जैसे ही ये सेंटेंस जो कि गलती से बोला गया था, ये जैसे ही बोला गया, ईस्ट बर्लिन या ईस्ट बर्लिन भी बोल सकते हैं, वहां का जो पुलिस विभाग था वो एकदम से एक्टिव हुआ। क्या एक्टिव हुआ? उन्होंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय और जलाना स्टार्ट कर दिया। इसका क्या रीजन था? क्योंकि उनको पता था कि उनके जितने भी काले कारनामे थे, जिस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट के प्रेशर पे लोगों की हत्याएं करी थी, लोगों को गायब करा था, पूरे के पूरे परिवार उड़ा दिए थे, अपहरण हुए थे, कई लोगों के क्राइम, भ्रष्टाचार को उन्होंने दबाया था, वो सारी फाइलें उन्होंने डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दी। क्योंकि उनको पता था कि अगर ये रिकॉर्ड्स हाथ लग गए तो फिर उनके अगेंस्ट क्या होगा वो भगवान ही जानता है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करा। रातों रात ही बर्लिन, ईस्ट बर्लिन का जो पुलिसिया विभाग था, जितने भी अधिकारी थे, उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दी। सबसे पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको बर्न करना, जलाना स्टार्ट किया। इन सारी बातों का पता तब लगा जब ये बर्लिन की दीवार ढह गई और पूरा का पूरा बर्लिन एक हो गया। उस समय जब पुलिस सेंटर, जो ईस्ट बर्लिन का जो पुलिस विभाग था, जो उनका मुख्यालय था, जब वहां पर पुलिस पहुंची, अधिकारी पहुंचे छानबीन करने के लिए कि जो ईस्ट जर्मनी में लोगों के ऊपर अत्याचार हुए थे, उन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए, तो जब वो ऑफिस में गए तो वहां पर सारे डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय मिले। वहां पर उनके हाथ में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगा, यहाँ तक कि किसी भी इंसान को वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो जला दिए गए थे। देखिए, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि 28 सालों तक एक दीवार खड़ी रही। 2 महाशक्तियों ने इन दीवार को खड़ा किया था और उस समय इस दीवार को ढहाना नामुमकिन माना जाता था, बट एक गलत सेंटेंस, एक गलत फहमी की वजह से ये दीवार गिर गई, ढह गई। एक छोटी सी मिस्टेक, एक गलती से बोला गया सेंटेंस जो कि सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसकी वजह से एक ऐसी दीवार ढह गई जिसके लिए कई लोगों ने अपनी जानें दी, फ्रीडम की लड़ाई लड़ी, प्रोटेस्ट किया, फिर भी ये दीवार नहीं ढही। बट एक गलती से बोले गए सेंटेंस की वजह से ये दीवार गिर गई। ये कहानी थी बर्लिन वॉल के गिरने की, ढहने की। अगर आप इस तरीके की और भी हिस्टोरिकल घटनाएं जो कि हिस्ट्री में हुई और काफी इंपॉर्टेंट है, जिसने हिस्ट्री को हमेशा के लिए चेंज कर दिया, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए मेरा चैनल प्रोफेसर करण एक्सप्लेन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।